तो जो मुग़ल काल की नींव रखी थी वो रखी थी बाबर ने। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने दिल्ली की सत्ता संभाली और दिल्ली पे वो अपना शासन करने लग गए। दोस्तों जो इनका शासन होता था वो पुराने किले से होता था, वहीं बैठ कर के वो अपना पूरे दिल्ली पे शासन किया करते थे। जो हुमायूं की डेथ हुई थी वो पुराने किले के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। दोस्तों बता दें कि वो थोड़ा धार्मिक थे और जब भी उनके कानों में अजान की आवाज़ सुनाई देती थी तो वो अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाते थे। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि वो लाइब्रेरी के अंदर की बुक पढ़ रहे थे और उसी टाइम अजान की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी, तो वो दोनों पैर से घुटनों के बल ज़मीन पे बैठना चाहें, लेकिन उनका जो साफ़ा था वो उनके पैर में फंसा और जिसके कारण वो सीढ़ियों से गिर पड़े और लुढ़कते लुढ़कते उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी कि वो जाकर के बिस्तर पे बेड पे जा बैठे और वहाँ पे उनकी काफ़ी इलाज हुए और वो ठीक ना हो सके। उसी बीच में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों डेथ होने के बाद उनको पुराने किले में ही दफना दिया गया। दोस्तों उस टाइम पे अकबर काफ़ी छोटे थे और उनको इतनी समझ नहीं थी, तो उन्होंने पहले बैरम खान को सारी चीज़ें बता दी थी, सारी चीज़ें समझा दी थी कि एक जो राजा होते हैं वो अपने सेनापति के रूप में, जो उनका सेनापति होता है जो थोड़ा भरोसेमंद होता है, उनको सारी चीज़ें समझा दी जाती थी। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि बैरम खान को सारी चीज़ें पता थी, तो उनकी बैरम खान के हाथों में सारी सत्ता आ गई और बैरम खान को सारी चीज़ें देखभाल करने के लिए दे दिया गया था। दोस्तों बैरम खान अकबर को पाल पोस कर और सारी शिक्षा दीक्षा दे करके बड़ा किया। दोस्तों वो उस टाइम पे जब हुमायूं की डेथ हुई थी उस टाइम पे दोस्तों अकबर को लेकर के पंजाब में थे। तो जब हुमायूं को डेथ हो गई तो उनको फ़ौरन बुलाया गया। बुलाने के बाद दोस्तों उसी बीच में हेमू ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया और हेमू इतनी ताकतवर के साथ आक्रमण किया कि मुग़लों को पराजित कर दिया। मुग़लों को पराजित करने के बाद जो हुमायूं का जो कब्र था उसको उखाड़ फेंका और इधर कब्र को उखाड़ फेंका, उधर मुग़लों को जो बचे खुचे सैनिक थे वो हुमायूं के जो लाश थी, डेड बॉडी थी, उनको लेकर के बचाते फिरे, उनको लेके पंजाब चले गए। दोस्तों ऐसे ही उनकी जो लाश थी वो पूरे 9 साल तक भटकती रही, भटकते भटकते फिर जा कर के ये जो मकबरा है हुमायूं का मकबरा है जहाँ पे हम आपको आज लेके आए हैं। यहाँ पे हमीदा बानो ने 1565 में इस मकबरे की नींव रखी थी, तो इसी में हुमायूं को दफनाया गया और 1572 में इस मकबरे को कंप्लीट कराया और आलीशान मकबरा बनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले इमरान मिर्ज़ा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज को बांटा ताकि आगे चल के दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो, और बाबर ने अपने मौत से पहले हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और मरते समय में बाबर ने हुमायूं से कहा था कि अगर उसके भाई गलती करे तो वह उसे माफ़ कर दे और अपना शासन चलाएं। यहाँ पे लोगों ने कुछ पैसा डाला हुआ है और काफ़ी अजीब सा मंजर है, हम आपको दिखा देते हैं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने कुछ पैसा डाला हुआ है, अजीब सा यहाँ पे पूरा घेराबंदी कर रखा है, जाली लगा रखी है और यहाँ पे क्या था ये हम आपको बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पे था क्या, पैसा लोगों ने डाल रखा है यहाँ पे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये युद्ध 29 जून 1539 को बिहार राज्य के बक्सर ज़िले में चौसा गांव में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने अपनी कुछ गलतियां के कारण ये युद्ध हार गया था। युद्ध में मुग़ल सेना की काफ़ी तबाही हुई, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं युद्ध हारने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया और उसे एक भिश्ती ने बचाया और उस भिश्ती को हुमायूं ने सम्मान के साथ में राज दरबार में ले आया और पुरस्कार दिया। उसी के साथ में उस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा घोषित कर दिया।
जैसा आप देख रहे हैं ये है हुमायूं की कब्र। हम अभी हुमायूं के टॉम के अंदर इंटर कर चुके हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये मुग़ल शासक के दूसरे बादशाह रहे थे और दिल्ली की गद्दी पे बैठ कर के शासन किया था। दोस्तों अभी हम आपको बैक कैमरे की सहायता से इनके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बताएंगे, क्योंकि पूरी क्लियर वीडियो आ नहीं पा रही है। हम आपको लेकर चल रहे हैं और बैक कैमरे की सहायता से सारी हिस्ट्री बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसा देख सकते हैं दोस्तों, इधर से थोड़ी लाइट पड़ रही है तो इनका कब्र है वो ढांचे के रूप में बनाया गया है और जो ओरिजिनल कब्र है वो इसके नीचे है, तहखाने में बनाए गए हैं। अभी इसके आसपास का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ जालियाँ लगाई गई हैं रोशनी के लिए, उजाले के लिए, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए भी हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर का व्यू। यहाँ पे कन्नौज के युद्ध को विलग्राम नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं ने विलग्राम में गंगा किनारे अपना अपना पड़ाव डाला था। दोनों तरफ की सेनाएं बिना युद्ध किए करीब 1 महीने तक गंगा किनारे डेरा डाले रहीं। बिना युद्ध के इतने दिनों तक रहने पर शेरशाह सूरी की सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुमायूं की सेना में राशन की कमी होने लगी, जिससे सैनिक हुमायूं का साथ छोड़ने लगे थे। हुमायूं इस युद्ध में अपने भाइयों का साथ चाहता था, हालांकि उनका साथ नहीं मिला। इसके बाद शेरशाह की ताकतवर सेना ने हुमायूं की सेना को टिकने नहीं दिया। 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाएं आमने सामने थीं। हुमायूं की सेना शेरशाह सूरी की तुलना में बहुत बड़ी थी। हुमायूं की सेना में 40,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि शेरशाह की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे। इस युद्ध को विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही हुमायूं के सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। इस तरह बिना कोई सैनिक गंवाए शेरशाह ने जीत हासिल कर ली। जब हुमायूं मैदान छोड़कर भागने लगा तो शेरशाह सूरी ने उसके पीछे अपने सैनिकों को लगा दिया। सूरी ने इसकी जिम्मेदारी ब्रह्मादित्य गौड़ को सौंपी। हालांकि शेरशाह सूरी ने उनको बोल दिया था कि हुमायूं से लड़ना नहीं है, सिर्फ उनका पीछा करना है। हुमायूं भागते हुए आगरा पहुंचा और अपनी बेगम को लेकर के लाहौर भाग गया। लाहौर में भी शेरशाह के सैनिकों ने पीछा नहीं छोड़ा। जब हुमायूं लाहौर पहुंचा तो उसके पीछे शेरशाह सूरी ने ब्रह्मादित्य और ख्वाज खां को भेजा। हालांकि बारिश के चलते शेरशाह सूरी के सैनिक को लाहौर पहुंचने में देरी हुई, लेकिन जब हुमायूं को पता चला कि उसके शेरशाह सूरी के सैनिक आने की खबर मिली तो वो वहाँ से भाग निकला। बीच रास्ते में हुमायूं और उसके भाई कामरान के बीच लड़ाई हुई। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब हुमायूं के साथ बहुत कम सैनिक बचे थे। इन सैनिकों के साथ ही हुमायूं हिंदुस्तान की सीमा के बाहर चला गया। झेलम नदी के पश्चिम किनारे से शेरशाह सूरी के सैनिकों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। खाली हाथ हो गया हुमायूं। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिना राज्य का राजा रह गया था। काबुल और गांधार उसके भाई कामरान के हाथों में चला गया था। हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध भाग गया। उधर शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और 2 कब्रें मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं की पत्नी जो थी वो 2 पत्नी की कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। एक कब्र ये है, दूसरा कब्र वो है, और यहाँ पे चारों तरफ आपको जालियाँ देखने को मिलेंगी। और हुमायूं के जैसा बताया मैंने, दिखाया आपको, वो हुमायूं की कब्र है। और उसके सीधे आएंगे तो यहाँ पे 2 कब्रें मिलेंगी जो उनकी बीवियों की कब्रें हैं। 2 कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं लाल पत्थरों की सहायता से यहाँ पे बनाए गए हैं। जाली भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेड स्टोन की सहायता से जाली बनाई गई है जो हवा के लिए, रोशनी के लिए है। इस साइड में बनाए गए हैं दोस्तों और इस साइड में बनाए गए हैं। आइए आपको दूसरी ओर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत से कब्र मौजूद हैं। इनके टॉम में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, कम से कम 15 से 20 कब्रें मौजूद हैं इनके टॉम में। हुमायूं के कब्र के अलावा 3 कब्र यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। 3 कब्र वहाँ, 2 कब्र वहाँ, 1 कब्र वहाँ, काफ़ी कब्रें मौजूद हैं दोस्तों। किसकी कब्र है कोई मेंशन नहीं है। सिंगल जो कब्र है वो हुमायूं की कब्र है और ये सारी कब्रें किसकी है कोई पता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है, काफ़ी ठंडक है क्योंकि पूरा क्लोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल पत्थरों की सहायता से जाली बनाई गई है जो हवा के लिए, रोशनी के लिए काफ़ी
इनफ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का व्यू हमने आपको दिखाई दिया है, फिर से दिखा देता हूँ ऊपर का व्यू। ये पूरा ऊपर का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है।